गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कल्लू कुमार की ऊनाकोटी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हिंदी पुस्तक संचयन का 3rd चैप्टर है ये। इसको हम आधा आपको पढ़ा चुके थे। अब हम आपको पेज नंबर 23 का 3rd पैराग्राफ जो है यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने जितना पढ़ाया था आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब उससे आगे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अगरबत्तियाँ जानते हो ना आप, जो हम पूजा में काम में लेते हैं वो है अगरबत्तियों की बांस की पतली पतली सीकें तैयार करना है। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। कहाँ कहाँ भेजा जाता है, आपका ये प्रश्न है कि अगरबत्ती की बांस की पतली जो सीकें तैयार करते हैं इन अगरबत्तियों को कहाँ पर भेजा जाता है बनाने के लिए? कर्नाटका और गुजरात। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है। कौन सा शहर है? कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज़ तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति से। देखिए जो जिलाधिकारी थे वो कैसे थे? तेज़ तर्रार थे, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे क्या किया बताया कि टीएसपी टेरुपोटेट सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुवाई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर पड़ती है। कितनी ज़रूरत पड़ती है आलू के बीजों के लिए? 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। इसके बरबक्स टीएसपी की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टर की बुवाई के लिए काफ़ी होती है। किसकी? बरकस टीएसपी की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा किसके लिए ज़रूरी है? बुआई के लिए ज़रूरी है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। देखिए ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे इन सब के नाम। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा जहां टीपीएस की खेती की जाती है। आपका टीपीएस का मतलब मैंने बताया था ना। अगर आपका इसके फुल फॉर्म आ जाए कि टीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? टेरुपोटेट सीड्स। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? किसने पूछा था? जिलाधिकारी ने। यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ है। आपको समझ में आया कौन सा तीर्थ है वो? शैव तीर्थ। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। देखिए अब आपका प्रश्न आता है कि इसकी दूरी कितनी है, तो सिर्फ आपको बताना है कि 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टिलिया मूरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आपको इतना समझ में आया। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खासी ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। देखिए ये जगह जो है वो काफ़ी ऊंची है, पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर है ये जगह, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी आने में काफ़ी टाइम लगता है। ऊनाकोटी का मतलब है, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऊनाकोटी का अर्थ समझाया था। अब फिर अब आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे कि ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि,
यानी कि 1 करोड़ से कम। ये पूरा आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ऊनाकोटी का अर्थ बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, ऊनाकोटी का अर्थ है 1 कोटि यानी कि 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है। देखिए कितने किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर। और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। कितने वर्षों में, 300 वर्षों में। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। किसको काटा है, पहाड़ों को अंदर ही अंदर काटा है और फिर उससे इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। देखिए जो गंगा लेकर आए वो कौन लेकर आए थे, ऋषि भगीरथ लेकर आए थे। ठीक है, तो उसका जो गंगा किस तरीके से आई है उसका सारा वहाँ पर चित्रण किया गया है, चित्र बना के दिखाया गया है। गंगा अवतरण के थक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। देखिए जब गंगा आई थी तो बहुत तेज़ी के साथ में आई थी, तो सभी लोग डर गए थे कि कहीं कुछ ख़त्म नहीं हो जाए सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया, शिव से प्रार्थना करी कि आप जटाओं, अपनी जो जटाएं हैं इनमें गंगा को संभालो, जिससे कि वो क्या है फिर धीरे धीरे। अब आपने देखा होगा, कोई भी आप देखते हो पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि या कोई सीरियल में देखते हो तो क्या है कि शिव जी के ऊपर जो जटा होती है उसमें से गंगा निकलती रहती है। देखा है ना आपने, और अगर नहीं देखा तो अब गौर से देखना, ठीक है। शिव का चेहरा एक समुचित चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जो जटाएं हैं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। आपका प्रश्न आता है कि भारत में शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति कहाँ पर है, वो यहीं पर ही है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दश देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता यानी कि इनको बनाने वाले अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। कौन था इन मूर्तियों को बनाने वाला, क्या नाम था उसका, कल्लू कुमार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियाँ बनानी होगी। आया आपको समझ में कि कितनी बनानी होगी, शिव की 1 कोटि मूर्तियाँ। और आपको मैंने इसका बता ही दिया था कि इसका अर्थ क्या होता है। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में क्या हो गया, जुट गया। पूरी धुन के साथ में, पूरे पक्के मन के साथ, विश्वास के साथ इस काम को करने लगा। लेकिन जब भोर हुई, भोर यानी कि सुबह हुई, तो मूर्तियाँ 1 कोटि से 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावना क्या छा गया, अंधकार छा गया, अंधेरा होने लगा। मिनटों में जाने कहाँ से बादल भी घिराए, यानी कि बादल हो गए थे आसमान में। जब तक हम अपने उपकरण समेटते, यानी कि सारा जो सामान लेकर गए थे शूटिंग का, उनको एक जगह रखते, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊनाकोटी पहुंचा दिया था। देखिए आपको समझ में आ गया होगा अब ये सारा का सारा चैप्टर। तो एक बार इसको फिर से आप रीड करेंगे और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, देखिए ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके, मैं आपके इनके आंसर आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी।
तो प्लीज़ नीट एंड क्लीन अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है, सफाई से अपना वर्क करें, चैप्टर नेम डालें, डेट वाइज अपना वर्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।